हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के फिजिक्स का एक स्पेशल टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्क्राइब करके बताने जा रहा हूं। और यहां पर यह टॉपिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंडर आने वाला टॉपिक है। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि मोशन इन ए टू डायमेंशंस के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसे समझने में आसानी होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं आज का यह नया टॉपिक। टॉपिक है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। और यहाँ पर यह मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंडर आने वाला ही एक टॉपिक है। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैसे यहाँ पर यह टॉपिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंडर होगा, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अर्थ, मान लेते हैं यह अर्थ है, यहाँ पर यह इसका सेंटर है और यह अर्थ का सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर किसी पॉइंट पर, अर्थ के सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ के इस पॉइंट ए पर अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टली उस जगह पर एकदम 90 डिग्री के एंगल पर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं एक वेलोसिटी से, एक स्पीड u से, तो हम जानते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, जिसे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है। और अर्थ के द्वारा लगाया गया उसके सरफेस पे, एवरी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसे अर्थ का ग्रेविटी कहा जाता है। और किसी भी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई होता है तो डेफिनेटली उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है। अब चूंकि अर्थ के सरफेस पे जितने भी बॉडी होंगे उसे अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। तो ज्यों ही हम इस बॉडी को एक वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो यहाँ पर अर्थ के ग्रेविटी, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पर इसके पास हमेशा एक एक्सेलरेशन होगा। और जिसकी वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ के सरफेस के आसपास उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को, जिसे हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन अर्थ के सरफेस के नियर से इसे थ्रो किया है, तो इसके पास अब एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा जिसका वैल्यू g होगा, जिसको g से डिनोट किया जाता है। जिसको किससे डिनोट किया जाता है? g से। और सभी लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ का डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन के तरफ होता है। और जानते हैं कि यहाँ पर अर्थ किसी भी बॉडी को अपने ग्रेविटी के कारण हमेशा अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो यहाँ पर इस एक्सेलरेशन का वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से यह जाना जाता है। इसे जी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में थोड़े बहुत आप क्लास 10th या 9th में आपने फिजिक्स के बुक में पढ़ा होगा, और इसके डिटेल्स कॉन्सेप्ट्स हम आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर में बताएंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप इसके सारे जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आप सीख पाएंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पर यह मालूम होना चाहिए कि अर्थ के सरफेस के आसपास अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, चाहे वो वर्टिकली अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण हमेशा उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा जिसे g से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
या कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसका एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को कहा जाता है। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, मतलब एग्जैक्टली हम यहाँ पर इसे अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री के एंगल से हमने इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, जिस कारण से इसका मूवमेंट, इसका मोशन कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पथ पे होगा। इसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन पथ पे यह ट्रेवल करेगा। अब इसका वेलोसिटी u है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, इसका वेलोसिटी u है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन यहाँ पर g जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस कारण से इसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली हाइट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। और हमने आपको पढ़ाया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो बॉडी इस केस में रिटार्ड्स करता है, मतलब उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटता चला जाता है और अल्टीमेटली वह रेस्ट में आ जाता है। तो अगर हम इसे किसी भी वेलोसिटी से या स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मोशन अब देखा जाए तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमें मालूम है कि यहाँ पर इस केस में इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने आपको डिराइव करके बताया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए, इसके सारे मोशन के इक्वेशन के लिए हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि हमने आपको बताया है वो सारे इक्वेशंस हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ अभी क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसके मोशन को हम रखेंगे वर्टिकली अपवर्ड। when बॉडी या पार्टिकल, जब किसी बॉडी को या पार्टिकल को थ्रोन अपवर्ड, किस डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली विथ स्पीड, किस स्पीड से हम मानते हैं u। ठीक है, तो अब ये अर्थ का सरफेस है, या यहाँ पर सीधा लिखते हैं अर्थ, यहाँ से हमने इसे एक वेलोसिटी u से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, और यहाँ पर a जानते हैं, अगर यहाँ पर u पॉजिटिव ले रहे हैं, u को पॉजिटिव अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर जानते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दोनों ही u वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर है, और यहाँ पर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। तो अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हमने अगर पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना अगर पॉजिटिव लिया जाता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो भी वेक्टर्स होंगे उसको नेगेटिव लिया जाएगा। नहीं, u जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब u का वैल्यू जो इसका डायरेक्शन अपवर्ड है इसे हमने पॉजिटिव लिया है, एज्यूम किया है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जानते हैं ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जिसे हम यहाँ पर निगेटिव लेंगे। तो देयरफॉर a माइनस g होगा, क्योंकि यहाँ पर a का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पर हमें इसे निगेटिव लेना होगा। नहीं,
अब यहाँ पर जानते हैं यह एक केस है रिटार्डेशन का, केस ऑफ रिटार्डेशन। यह एक रिटार्डेशन के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट मान लेते हैं इस हाइट पर, इस हाइट पर पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, यह इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी भी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, भी 0। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। अब यहाँ पर इस हाइट तक, जिस हाइट तक यह पहुंचकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, इस रेज्ड हाइट को मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। जितना हाइट पर पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, दैट हाइट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर इसे हमने h से डिनोट किया है, तो यहाँ पर h को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो h मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जो ऑब्जेक्ट अटेंस करता है, अटेंस मतलब ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो इसे एसेंड कहा जाता है। ठीक है, इसे एसेंड कहा जाता है। और जो टाइम इसे, जहां से हम इसे थ्रो करते हैं और जहां तक यह ऊपर तक चला जाता है, मतलब जहां से हम ये थ्रो करते हैं और ऊपर मैक्सिमम हाइट तक ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को टाइम ऑफ एसेंड कहा जाता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंड, टाइम ऑफ एसेंड, इसे टी से हम यहां डिनोट कर रहे हैं, और यह टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंड का मतलब हो गया वो टाइम जो ऑब्जेक्ट को जहां से इसे थ्रो किया जाता है, मतलब ग्राउंड से या अर्थ के सरफेस से थ्रो किया जाता है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, मतलब जितना टाइम के लिए यह फ्लाई करता है एबव डायरेक्शन में, यह भी बोल सकते हैं। तो जितना टाइम के लिए यह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करता है, या जितना टाइम में यह अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, इस टाइम को टाइम ऑफ एसेंट कहा जाता है, और इसे हमने टी से यहाँ पर डिनोट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारा चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g होगा। अपवर्ड डायरेक्शन के केस में यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम हाइट कितना अटेंस करेगा यह निकालना है, टाइम ऑफ एसेंड क्या होगा यह मालूम करना है। तो एक एक करके हम इसको यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब एक फॉर्मूला है v = u + at। ठीक है, यहाँ पर हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन में जो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उसके लिए एक इक्वेशन यहाँ पर डिराइव किया था, v = u + at। यहाँ पर v की वैल्यू 0 है, तो 0 रखते हैं। u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी u ही है। ठीक है, और a के प्लेस पे हम यहाँ पर -g रखते हैं, तो a के प्लेस पे -g रखेंगे, और टाइम ऑफ एसेंड हमने t यहाँ पर लिया है, तो t रखेंगे, तो यहाँ पर 0 = u - g × t होगा। ठीक है, अब इस वजह से हम जानते हैं यहाँ पर g t, जिसके वैल्यू निगेटिव मतलब माइनस है, इस तरफ लाने पर क्या हो जाएगा, जी टी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर u। ठीक है, तो t = u/g, मतलब टाइम ऑफ एसेंड, यह हो गया हमारा टाइम ऑफ एसेंड, या टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसे हम यह भी कह सकते हैं, और टाइम टेकन टू रीच
टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसे u अपॉन जी इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर हमें मैक्सिमम कितना हाइट रेज्ड करेगा जब उसे u वेलोसिटी से या u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। काइनेमेटिकल इक्वेशन में एक यह इक्वेशन भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर x जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसे थ्रो किया जिस जगह से, और मैक्सिमम हाइट जहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट इसका h होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो यहाँ पर x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, h। u ही रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, t प्लस हाफ इंटू ए के प्लेस पे हम यहाँ पर माइनस जी रखेंगे इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम t के प्लेस पे u अपॉन जी यहाँ पर रखते हैं, t के प्लेस पे u अपॉन जी रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। या एक दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं, दूसरा इक्वेशन ज़्यादा इजी होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। एक काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने आपको यह भी बताया था। तो यहाँ पर v मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और 2 और a के प्लेस पे g रखेंगे, और x जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h हुआ है, h रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यह हमारा 0 हो जाएगा, यह यू स्क्वायर, और यहाँ पर -2g -2gh, यह h है, तो -2gh। अब इसे हम LHS में ले आते हैं, तो LHS में लाने पर यह क्या हो जाएगा, 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो देयरफॉर मैक्सिमम हाइट, जो ऑब्जेक्ट जिस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है h, वह हमारा कितना आएगा, यू स्क्वायर बाय 2 इंटू जी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से u वेलोसिटी से डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं, तो जिस मैक्सिमम हाइट तक वह पहुंच पाएगा उसे यू स्क्वायर बाय 2g इस फॉर्मूला से उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो h हमारे पास आ चुका है। जिस टाइम में वह मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, या जिसे टाइम ऑफ एसेंड भी कहा जाता है, ऊपर जाने वाले कंडीशन को एसेंड कहा जाता है। और जब कोई चीज़ नीचे गिरता है, फॉल करता है, तो उसे डिसेंड कहा जाता है। तो उसको हम अभी जस्ट थोड़ी देर में देखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाय 2g होगा, जिस टाइम में यह मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा वह u बाय जी होगा। ठीक है, अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर अर्थ के सरफेस से थ्रो किया है, जैसे यहाँ पर यह अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस को हम यहाँ पर फ्लैट मान के चलेंगे, जब चूंकि हम जहाँ पर इसे ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर अर्थ के सरफेस को लगभग फ्लैट लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, किस स्पीड से, u स्पीड से, तो यह मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद हम जानते हैं, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद यह फिर वापस से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद फिर यह वापस से इसी जगह पर पहुँच जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद चूंकि मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पर v कितना हो जाएगा, v 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से यह वापस, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है, तो जब एक बार वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो उसके बाद फिर इस जगह पर मैक्सिमम हाइट जिस जगह पर होता है उस पॉइंट से फिर यह अपोजिट डायरेक्शन में उसी पथ पर रिटर्न हो जाएगा, और जिस पॉइंट से यह थ्रो किया गया था उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाएगा।
तो हम इसे यहाँ पर दिखा रहे हैं साइड बाय साइड करके। एक्चुअली यह इसी पथ पे वापस आएगा, जिस पथ पे यह ट्रेवल किया था उसी पथ पे यह रिटर्न होकर जिस पॉइंट से हमने इसे थ्रो किया था उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बट आपको सिर्फ हम दिखाने के लिए इसे हमने अलग लिया है। तो अब यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अब यह डिसेंड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक अब यह क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है। तो अब यहाँ से जहाँ से हमने इसे ऊपर फेंका था फिर वो यह वापस इसी जगह पर पहुंच रहा है। तो इतने मतलब जहाँ से हमने उसे थ्रो किया था और पुनः यह उसी पॉइंट पर वापस पहुंच रहा है। तो इस दौरान जितना टाइम वह स्पेंड करता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और उस पॉइंट तक वापस वह एक समय में आ जाता है, तो इसमें जितना समय लगता है इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट, टी टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। और यह होगा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न एट initial point, total time taken to return at initial point where it is thrown, जहां से इसे थ्रो किया गया था। तो टोटल टाइम जो लगता है इसको इनिशियल पॉइंट पर वापस आने में, जहां से इसे एक्चुअल में थ्रो किया गया था, इस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितना देर इसने फ्लाई किया है। तो जहां से हमने इसे थ्रो किया था उसके बाद यह एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद यह नीचे एटमॉस्फेयर में नीचे आ रहा है, और एक समय के बाद यह जहां से हमने इसे थ्रो किया था वहां पर वापस आ जाएगा। तो इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, मतलब जितना देर के लिए इसने फ्लाई किया है। इसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जानते हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था और वापस यहीं पर आ चुका है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम प्लेस पे आ चुका है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम प्लेस पे होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जहां से यह चला था वापस वहीं पर आ चुका है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 कब है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 यह कितने टाइम के बाद हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी टाइम के बाद हुआ है, प्लस हाफ ए का वैल्यू हम यहाँ पर -g लेंगे और टी के जगह पे फिर टी स्क्वायर लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू है उसे लेना होगा, नहीं, ठीक है। तो x डिस्प्लेसमेंट 0 होता है कितने समय के बाद, t, जो टाइम ऑफ फ्लाइट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 इक्वल्स टू यू टी, और यहाँ पर यह माइनस हो जाएगा, -हाफ जी टी स्क्वायर। इस टर्म को हम इधर लाते हैं, इस टर्म को हम इधर लाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी होगा। अब एक टी को हम कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है, तो देयरफॉर टी, 2 को अगर हम दूसरी ओर भेजते हैं तो 2u और बाय जी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय जी होगा, और हमने टाइम ऑफ असेंड u बाय जी निकाला था। ठीक है, टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो सिंस हम यहाँ पर कर सकते हैं, सिंस टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड
इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंड मतलब ऊपर जाने का समय, और टाइम ऑफ डिसेंड मतलब नीचे गिरने का समय को अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिलेगी। और टाइम ऑफ असेंड हमने निकाला था u बाई जी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं। टाइम ऑफ असेंड हमने क्या निकाला था, u बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंड अभी मालूम करना है, टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल है, 2u बाई जी, 2u बाई जी। तो देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंड हम इस u बाई जी को दूसरी ओर भेजेंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड 2u बाई जी में u बाई जी को माइनस करना होगा, किसके इक्वल होगा, u बाई जी। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड u बाई जी। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंड u बाई जी, और यही टाइम ऑफ असेंड भी था, टाइम ऑफ असेंड। आपको याद रखना है जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है। यह दोनों टाइम आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, और इस दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होता है, u बाई जी के इक्वल होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ असेंट का वैल्यू, टाइम ऑफ फॉल मतलब टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू दोनों ही इक्वल होता है, u बाई जी के बराबर। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट लौट कर उसी पॉइंट पे आता है, तो यहां पर हम इसके वेलोसिटी को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट व्हेन it returns at initial point with velocity v, जिस पॉइंट पर यह लौटता है वहां पर हम इसके वेलोसिटी को क्या एज्यूम करते हैं, v। अब जानते हैं जिस पॉइंट पर यह लौटता है वहां तक लौटने में इसे कितना टाइम लगता है, t, जिसकी वैल्यू 2u बाई जी हमने निकाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इक्वेशन हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, कौन सा इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v हमें मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी u शुरू में ही हमने लिया है, इस स्पीड से इसे अपर डायरेक्शन में थ्रो किया गया था। a का वैल्यू हम यहाँ पर माइनस जी लेंगे, और t का वैल्यू हम यहाँ पर t लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जहाँ से फेंका गया था और पुनः उसी पॉइंट तक वापस आने में इसे कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट t के बराबर समय लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम t के वैल्यू को पुट करेंगे, तो देयरफॉर v इक्वल्स टू यू माइनस जी, और इंटू टी का वैल्यू हम यहाँ पर 2u बाई जी रखेंगे, तो g यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, u माइनस 2u, तो देयरफॉर v का वैल्यू कितना होगा, माइनस u। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस स्पीड से इसे इनिशियल पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया था और यह लौट कर उसी पॉइंट पर वापस आता है, तो इस कंडीशन में भी इसका स्पीड, नॉट वेलोसिटी, इसका स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही है जिस स्पीड से इसे ऊपर फेंका गया था। लेकिन यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया गया है, या माइनस हमें यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर माइनस इसलिए आया है कि हमने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे निगेटिव लेना होता है। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव रखा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट लौट कर वापस आता है उसी स्पीड से वहां पर वह पहुंचेगा जिस स्पीड से उसे शुरू में थ्रो किया गया था। u स्पीड से इसे थ्रो किया गया था, तो यह रिटर्निंग में भी यहाँ पर u स्पीड जहां तक मतलब जहां पर यह पहुंचेगा इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी इसका स्पीड u ही होगा। बट वेलोसिटी हम अगर लेंगे वेलोसिटी तो इसमें माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अर्थ के सर। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें।
तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर यह ग्राउंड है, यहाँ से एक स्टोन को या एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से थ्रो किया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टली। किस स्पीड से? मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे वर्टिकली अपवर्ड 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, तो हमें निकालना है कि यह कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा और यह मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लेगा और साथ ही साथ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑफकोर्स नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं u 40 मीटर पर सेकेंड है और a का वैल्यू यहाँ पर g। क्वेश्चन में इसे अगर हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पुट करना है, और अगर कुछ नहीं दिया जाता है तो इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना होता है। बट हम यहाँ पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a की वैल्यू या g की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना है मैक्सिमम हाइट, कितने मैक्सिमम हाइट तक यह पहुंच पाएगा। तो अभी हमने आपको बताया है कि मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g होता है। ठीक है, तो u है हमारा 40 स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पर 10। ठीक है, इसे हम लेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 40 इंटू 40 बाय 2 इंटू 10, तो 40 इंटू 2 80 मीटर यह मैक्सिमम हाइट तक पहुंच पाएगा। ठीक है, जब हम इसे 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो यह मैक्सिमम 80 मीटर के हाइट तक पहुंच पाएगा। अब इस हाइट तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा? तो टाइम ऑफ एसेंट t, और जानते हैं इसकी वैल्यू u बाई जी के बराबर होता है। तो u फिर से हमारा कितना है 40 और g का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड इसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा, जिसके बाद इसकी वेलोसिटी रिड्यूस्ड होकर 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2u बाय जी, या कह सकते हैं जो एसेंट टाइम होता है उसका डबल होता है। ठीक है, तो 2 इंटू यू बाई जी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, तो 2 इंटू 4 मतलब 8 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। जहां से हमने इसे थ्रो किया था वहां तक वापस आ जाएगा और इस समय जितना वह टाइम स्पेंड कर चुका होगा उसका वैल्यू 8 सेकेंड होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अगर हम मान लेते हैं यह एक बिल्डिंग है यहाँ पर। इस बिल्डिंग की हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं 200 मीटर। ठीक है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे यह एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 200 मीटर है। यहाँ पर एक आदमी ठीक है, इस बिल्डिंग के किनारे में बैठा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, एक आदमी जो कि इस बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है साइड में, और इस ऑब्जेक्ट को वह 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता है। तो यह ऑब्जेक्ट कितने समय के बाद इस ग्राउंड तक पहुंच पाएगा? हमें निकालना है टाइम टेकन टू रीच द ऑब्जेक्ट एट
ग्राउंड। कितने समय के बाद यह ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड तक पहुंच पाएगा जब इसे थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि जब इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो u यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, u हमारा 30 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन अगर हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन इस केस में निगेटिव लेना होगा, और a इस बार फिर से हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें मालूम है अगर इस पोजीशन से अगर ऊपर हम मूव करते तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, बट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं हमारा नेगेटिव है। मतलब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर लौट कर यहाँ आया और फिर यहाँ से नीचे चला गया, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ग्राउंड पे यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने में इसे 200 मीटर ट्रेवल करना होगा। अब इनिशियल पोजीशन से यह 200 मीटर बिलो है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस केस में -200 मीटर होगा। ठीक है, तो x यहाँ पर -200 मीटर है। ओके, तो हमें टाइम निकालना है कि यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगेगा। तो हम एक फार्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पर, x = ut + ½ at²। तो x की वैल्यू कितनी है -200, u हमें दिया गया है 30, टाइम तो निकालना ही है, +½ इंटू a की वैल्यू है -10 और t तो हमें मालूम ही करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ये सारा जीरो हम कैंसिल करा देते हैं। ठीक है, ये सारा जीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा -20 = 3t - t²/2। ठीक है, तो इसे एलसीएम लेते हैं, या सारे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों LHS और RHS में हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यह 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर यह -40, यह 60 और यह t² होगा। फिर हम इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं LHS में, तो t² - 60 अब -40 = 0 होगा। अब यहाँ पर t² -40 इंटू t², 40t² होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 10t + 40 -40 = 0। ठीक है, अब इन दोनों से t कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म से 4 कॉमन लेंगे। तो t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर t -10 होगा, और इन दोनों से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर t -10 होगा। फिर इन दोनों टर्म से t -10 कॉमन ले सकते हैं, तो t -10 कॉमन लेंगे और दूसरा टर्म हमारे पास होगा t + 4 0। तो यहाँ पर t -10 0 होगा और एक दूसरा इक्वेशन होगा t + 4 0। तो इससे t = 10 आएगा और t = -4 आएगा। बट हम जानते हैं टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर +10 जो टाइम का वैल्यू आया है यह आंसर होगा। -10 तो नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर t = 10 सेकेंड। मतलब जहां से इस ऑब्जेक्ट को एबव फेंका गया था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इस ऑब्जेक्ट को इस ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद यह ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है 10 सेकेंड के बाद यह ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। ओके, अब ग्राउंड पे अगर यह पहुंचता है या ग्राउंड को अगर हिट करता है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, यह हम जानना चाह रहे हैं कि ग्राउंड को जब यह हिट करता है तो जिस समय हिट करेगा, हालांकि हिट करने के बाद वह रुक जाएगा, लेकिन जिस समय वह हिट करेगा तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ग्राउंड को जिस वेलोसिटी से हिट करता है वह वेलोसिटी कितना है v। ठीक है, तो लेट इट हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड v। ग्राउंड को यह जिस स्पीड से हिट करता है उसे हम v एज्यूम कर लेते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर हमारा वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड था,
यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 200 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगता है 10 सेकंड लगता है। तो हम v की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सिंस v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, इसे हम यूज करते हैं। v हमें फाइंड करना है, u का वैल्यू दिया गया है 30, a का वैल्यू -10 और t का वैल्यू दिया गया है, t का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 10, तो 30 माइनस 100 जो कि -70, ठीक है। तो यहाँ पर जिस स्पीड से यह हिट करेगा उसका वैल्यू 70 मीटर पर सेकेंड होगा। माइनस साइन यह शो करता है कि यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है इस पोजीशन पे जहाँ पर वह ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो देयरफॉर स्पीड इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकेंड। 70 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यह ग्राउंड को यहाँ पर, क्वेश्चन हमारे सामने है, बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड at a height of 80 meter above the ground when the food packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does it reach the ground? ठीक है, तो एक बलून है, मान लेते हैं यही एक बलून है। ये बलून जब ग्राउंड से कितना मीटर हाइट पर है, 80 मीटर के हाइट पे है, ठीक है। ये बलून ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर उठ रहा है, किस स्पीड से, u 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यह ऊपर उड़ रहा होता है। और जब इसकी हाइट 80 मीटर ग्राउंड से होती है तब इसमें से एक फूड पैकेट क्या किया जाता है, गिराया जाता है। तो फूड पैकेट जब गिराया जाता है तो, लेकिन जानते हैं यह जो फूड का पैकेट है जिसे गिराया जाता है जस्ट इस तरह से छोड़ दिया जाता है, तो इस समय बलून ऊपर की ओर उठ रहा होता है। तो बलून के साथ साथ यह फूड पैकेट भी तो ऊपर की ओर उठ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो ही इसे गिराया जाता है तो इस कंडीशन में यह फूड पैकेट यह भी तो जिस समय हम इसे ड्रॉप करेंगे यह ऊपर की ओर जा रहा होगा, कितना 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। लेकिन अब चूंकि हमने इसे छोड़ दिया है, बलून से बाहर गिरा दिया है, तो अब यह ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तो जाएगा, बट यह मोशन अंडर ग्रेविटी, अब मोशन अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा। मतलब 80 मीटर के हाइट से इसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं थ्रो किया गया है, किस स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो थोड़ी देर के बाद यह कुछ दूर और ऊपर जाएगा, उसके बाद यह लौटकर यहाँ जमीन पर आ जाएगा, ठीक है, यह ग्राउंड पर आ जाएगा। तो इस केस में हम जानते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट -80 मीटर होगा, u 30 मीटर पर सेकेंड है और a का वैल्यू यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है कि आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, कितने समय के बाद यह ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, और जिस समय ग्राउंड पर यह पहुंचेगा तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा, यह हमें मालूम करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जस्ट अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो x हमारा -80 मीटर है, -80 u 30 है, t तो हमें निकालना ही है, प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर -10 और t स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले सारा जीरो यहाँ पर कैंसिल करा देते हैं, तो -8 3t और माइनस यहाँ पर 1 इंटू टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर बाई 2। तो हर एक टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -16, 3 2 जा 60 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हम इधर ले आते हैं, तो टी स्क्वायर -60 -60 0, 8 2 जा 16 होता है और 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आता है। तो इसे हम लिखेंगे टी स्क्वायर -80 प्लस 2t -16 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से t कॉमन आ रहा है और इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है।
तो t कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर t माइनस एट ब्रैकेट के इनसाइड होगा। फिर इन दोनों से 2 कॉमन लेते हैं तो t माइनस एट इक्वल्स टू 0। फिर दोनों टर्म से हम यहाँ पर t माइनस एट कॉमन लेंगे। दूसरा ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, t प्लस टू इक्वल्स टू 0। इस तरह से यहाँ पर t माइनस एट इक्वल्स टू 0 और एक दूसरा इक्वेशन होगा t प्लस टू इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 8 और t इक्वल्स टू माइनस टू। बट हम जानते हैं यहाँ पर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। तो देयरफॉर t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड के बाद बॉल ग्राउंड तक पहुंच पाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पर मालूम करना है कि ग्राउंड व्हाट वेलोसिटी इट रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर यह किस वेलोसिटी से पहुंचता है। तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, सिंस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। भी ग्राउंड पे जब पहुंचता है, जब मान लेते हैं यह ग्राउंड पे पहुंचता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका वेलोसिटी कितना है, v है। तो v u कितना है, u है 30, a है हमारा -10 और ग्राउंड तक पहुंचने में हमें यहाँ पर कितना समय लग रहा है इस बॉल को, 8। ठीक है, तो 30 माइनस 80, तो यहाँ पर -50 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा, -50 मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्राउंड पर यह जिस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा उसका वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड होगा। अब चूंकि वेलोसिटी है तो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया है कि इस कंडीशन में जब ग्राउंड को यह बॉल, ठीक है, मतलब फुट का पैकेट जब ग्राउंड को हिट कर रहा होता है तो उसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए इसका साइन यहाँ पर, मतलब वेलोसिटी का साइन यहाँ पर नेगेटिव आया है। तो यहाँ पर स्पीड ग्राउंड को जिस स्पीड से हिट करेगा यह फुट पैकेट वह 50 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हमने इस लेक्चर में आज बताया है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ में आते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। और हम इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का एक स्पेशल लेक्चर लेकर आए।